तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बड़ा चंगा हूँ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सामन स्प्लिट के पार्ट 6 को। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा एंसेस्टर ने अपने ट्रू फॉर्म को रिवील कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है जिया और यंगजिन को, जो कि जमीन पे पड़े हुए हैं, उनकी तरफ देख रहे होते हैं। जिया की मॉम यंगजिन के एंसेस्टर का वो ट्रू फॉर्म देखने के बाद चिल्ला कर कहने लग जाती है, ये गॉड यहाँ कैसे आ सकता है। ये कहते हुए जिया की मॉम चौंक गई होती है। उसके बाद कुछ सुनने के बाद एंसेस्टर कहने लग जाते हैं, क्या तुमने अब जाके मुझे देख लिया है। एंसेस्टर की ये बात सुनने के बाद जिया की मॉम अपने ओंठों को काटने लग जाती है और दूसरे पल में मुस्कुरा कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है, क्यूटी पाए तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ इससे दूर रहो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो। जैसे कि तुम्हारे कपड़ों और तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि तुम एक लो रैंक के नोबल गॉड होगे। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखने के बाद यंगजिन साइड से कहने लग जाता है, आखिर एंसेस्टर कुछ कर क्यों नहीं रहे, वो ऐसे खड़े क्यों है। अब हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी नजरों को यंगजिन की तरफ घुमा देते हैं। एंसेस्टर यंगजिन को दिख रहे होते हैं जो कि एक ब्लड आर्ट में वहाँ पर फंसा हुआ होता है। जिया की मम कहने लग जाते हैं, आखिर तुम उस साइड क्या देख रहे हो। मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर कोई फनी चीजें करने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद तो कुछ सुनने के बाद एंसेस्टर कहने लग जाते हैं, यहाँ पर मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुमने एक दुखी गरीब सामान को परेशान किया है उसकी बॉडी को पॉजेस करके। अब हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, क्या एंसेस्टर मुझे यहाँ पर कुछ करने के लिए कहने वाले हैं, वो भी ऐसे सिचुएशन में। जिया की मम कहने लग जाते हैं, क्या ही बेवकूफी वाला जवाब है। इतना कहने के बाद जिया की मम फिर से अपने हाथों में ब्लड आर्ट परफॉर्म करने लग जाती है और कहने लग जाती है, अगर तुम सच में यहाँ पर एक गॉड हो तो सामना करो मेरा। तुम तो एक गॉड हो ना, चलो एक सामान के अटैक को झेल कर दिखाओ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक केक के छोटे से पीस हो। इतना कहते हुए जिया की मम एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देती है। जिया की मम को इस तरह हमला करता हुआ देखने के बाद जिया और यंगजिन चिल्लाकर एंसेस्टर का नाम लेने लग जाते हैं। इस अटैक के लगने की वजह से एंसेस्टर जो होते हैं पीछे दीवार से जाकर लग जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत घायल हो चुके होते हैं और हमें जिया की मम के हंसी के साथ दिखाया जाता है उनकी तरफ, जो कि जोर जोरों से हंसते हुए कहने लग जाते हैं, क्या तुम एक गॉड नहीं हो। मैं अच्छे से जानती थी तुम एक पावरलेस शेल के अलावा कुछ भी नहीं हो। और एक इविल सी स्माइल देते हुए एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं, यहाँ पर इतना आसान नहीं है एक गॉड के लिए भी मुझे इस बॉडी से बाहर निकालना। बस इतनी सी ताकत से तुम अपने आप को एक गॉड कहते हो। कोई भी गॉड यहाँ पर तुम्हारे जितना कमजोर नहीं होगा। मुझे लगता है तुम यहाँ पर कोई गॉड नहीं हो, तुम बस यहाँ पर एक गॉड होने का ढोंग रच रहे हो। और यंगजिन की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं, यंगजिन तुम्हें बचाने वाले तो सबके सब यहाँ पर टपक गए, अब तुम्हारी बारी। और उसके तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाते हैं, मुझे लगता है अब वो टाइम आ चुका है, अब तुम्हें अपनी बॉडी मुझे ऑफर कर देनी चाहिए। जल्दी करो, तब जाके मैं तुम्हारे दोस्तों के ऊपर थोड़ा सा दया दिखाऊंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मैंने कहा तो तुम यहाँ पर कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपनी बॉडी को हैंड ओवर करने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ये कहते हुए जिया की मॉम यंगजिन के कॉलर को पकड़ के खींचने लग जाती है। जिया की मॉम की इस बात को सुनने के बाद यंगजिन डरते हुए एक स्माइल देते हुए कहने लग जाता है, क्यों नहीं, यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी देने से अच्छा है मैं यहाँ पर अपने जीभ को काट कर मर जाऊं। यंगजिन के इस बात को सुनने के बाद जिया की मॉम कहने लग जाते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं। मैं यहाँ पर वादा करती हूँ कि तुम्हारे लास्ट सांस को लेने से पहले मैं तुम्हारे बॉडी को पॉजेस कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं फाइनली एक गॉड तो बन ही जाऊंगी। और तभी साइड में से आवाज आने लग जाती है मॉम। वो जिया होती है, वो रुकने को लिए कह रही होती है। यंगजिन भी जिया की तरफ देखने लग जाता है और जिया कहने लग जाते है, प्लीज मेरी मॉम की बॉडी से निकल जाओ। उसके इस बात को सुनने के बाद जिया की मॉम गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर एक लात जड़ देती है। और ये सब जो बातें कह रही होती है जिया वो रोते हुए कह रही होती है और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहने लग जाती है, क्या तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पर जिंदा क्यों रखा है। तुम मेरे लिए बस एक एक्स्ट्रा बॉडी हो जो कि तुम्हारे मॉम के बॉडी को छोड़ने के बाद तुम नेक्स्ट होने वाली थी, लेकिन अब जाके मुझे यहाँ पर यंगजिन मिल गया है जिसके वजह से अब तुम यहाँ पर किसी काम की नहीं रही। इतना कहते हैं वो फिर से अपने हाथ में ब्लड आर्ट को समन करने लग जाती है और कहने लग जाते हैं, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही तो मरो। जिया की मॉम को अपना अटैक चार्ज करता हुआ देखने के बाद यंगजिन चिल्ला कर कहने लग जाते हैं, जिया हट जाओ वहां से। उस ब्लड आर्ट से निकलने की कोशिश करने लग जाता है और हमें इस साइड दिखाया जाता है जिया की मॉम जिया के ऊपर हमला करने वाली होती है उस ब्लड आर्ट से। और हमें जिया की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने डेथ को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। वो रोते हुए कहने लग जाते हैं, यंगजिन मुझे माफ कर देना। और यंगजिन चिल्लाकर जिया का नाम लेने लग जाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया पास्ट में अपनी मॉम के साथ बात कर रही होती है। जिया की मॉम कह रही होती है कि ये एक होली ब्रेसलेट है जो कि पीच ट्री के बीज से बना हुआ है। आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे टाइप के ब्रेसलेट पहनते हैं, क्यों ना तुम भी
भी एक अपनी सेफ्टी के लिए ये पहन लो। मॉम की बात सुनने के बाद जिया कहने लग जाते आखिर मैं इसे क्यों पहनूं, ये दिखने में भी इतना अजीब है जो कि क्यूट भी नहीं लग रहा है। जिया की मॉम जिया की बातों को सुनने के बाद कहने लग जाते ये स्पिरिट्स को तुमसे दूर रखेगा। मॉम की ये बात सुनने के बाद जिया गुस्से में आ जाते और कहने लग जाते फिर से वही, मुझे ऐसे अजीब व गरीब चीजें नहीं चाहिए। उसके ये बात सुनने के बाद जिया की मॉम दुखी हो जाती है। जिया कहने लग जाती है यहाँ पर मेरे दोस्त पहले ही बहुत चिढ़ाते हैं एक सामन की डॉटर होने की वजह से, अगर उन लोगों ने मुझे इसके साथ देख लिया तो और मजाक उड़ाएंगे। और यहाँ पर मेरे बैग में तालिस्मान को लगाना बंद करिए, अगर मैं एक दिन एक तालिस्मान को हटाती हूँ तो दूसरे दिन वो मेरे दूसरे बुक से निकल जाता है। जिया की मम कहने लग जाते ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करती हूँ। जिया कहने लग जाते अगर इसके वजह से यहाँ पर मैं बुली होती रहूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी सारे बच्चों के माता पिता ऐसा कभी नहीं करते, फिर भी उनके बच्चे ठीक ठाक है, तो फिर आप ऐसा क्यों करती है मेरे साथ। जिया रोते हुए कहने लग जाती है ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इन सबसे नफरत करती हूँ। वो अपने आंसू पोंछ रही होती है और सामने से आवाज आता है तो फिर इस तालिस्मान के बारे में क्या ख्याल है। जिया सामने देखती है उसकी माँ अपने बाहें फैला के उसको बुला रही होती है। जिया कहने लग जाते मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे कोई भी तालिस्मान नहीं चाहिए, और उसके मॉम कहने लग जाते एक मॉम तालिस्मान। मॉम की बात सुनने के बाद जिया चुप हो जाती है और मॉम की तरफ देखने लग जाती है। जिया की मॉम कहने लग जाती है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी बस नाम ले लेना, मैं तुम्हारे साथ ही मिलूंगी और मैं दौड़ कर ऐसे आऊंगी और तुम्हें ऐसे गले लगूंगी। क्या तुम्हें ये वाला तालिस्मान पसंद आया। मॉम की बात सुनने के बाद जिया चुप हो जाती है। जिया की मॉम कहने लग जाती है जिया मॉम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी। अब हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की मॉम उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है और रोने लग जाती है। जिया पीछे मुड़कर अपनी मॉम को देखने लग जाती है और जिया की मॉम कहने लग जाते हैं जिया जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और जिया की मॉम अपने जगह से खड़े होकर एक तरफ जाने लग जाती है जहाँ पर एक चाकू दीवार में लगा हुआ होता है। जिया रोते हुए कहने लग जाती है मॉम आप क्या कर रही हो, और हमें दिखाया जाता है जिया की मॉम को वो चाकू को दीवार से निकाल लेती है और उस चाकू के नुकीले हिस्से को अपनी तरफ करने लग जाती है। उसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद जिया रोते हुए कहने लग जाते मॉम रुक जाओ आप क्या कर रही हो ये। अब हमें जिया की मॉम की तरफ दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है जिया मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगी लेकिन मैं इस वादे पे मुकर गई। इतना कहने के बाद तो चाकू जो होता है वो अपने पेट में मार लेती है। यंगजिन और एंसेस्टर भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और जिया की मॉम के पेट से खून निकलने लग जाता है और जिया की मॉम जमीन की तरफ गिरने लग जाती है। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लड आर्ट को तोड़ते हुए अपने मॉम को थामने पड़ जाती है आगे। जिया अपने मॉम के पास पे पहुंचने के बाद कहने लग जाते हैं मॉम आपने ऐसा क्यों किया। जिया रोते हुए कहने लग जाते हैं मॉम प्लीज उठ जाओ एक बार मेरी तरफ देखो। अब हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जो कि याद कर रहा होता है उस टाइम को जब जिया ने उसको रिक्वेस्ट किया था अपनी मॉम को बचाने के लिए। वो याद कर रहा होता है जिया की उस मुस्कुराते हुए चेहरे को जो कि अब फुट फुट के रो रही होती है उसके सामने। और तभी यंगजिन के माइंड में किसी की आवाज आने लग जाती है, वो कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, ये सब कभी नहीं होता अगर तुमने पहले यहाँ पर कुछ किया होता। वो आवाज कह रही होती है चलो अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर कर दो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर पैदा ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी गलती है। इन सब बातों की वजह से यंगजिन बहुत रेज में आने लग जाता है और यंगजिन अपने पास को याद करने लग जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको कोस रहे होते हैं तुमने खुद के अपने पेरेंट्स को मार डाला। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन के पेरेंट्स ड्राइव कर रहे होते हैं और उसके फोटो लेने लग जाते हैं, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से शायद उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन ने तलवार मारी थी और वहाँ दीवार पर एक डेंट पड़ गया था। अब वहाँ पर उसका तलवार गायब हो चुका होता है वहाँ से। अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की मॉम की बॉडी से वो वाला डीमन बाहर निकल रहा होता है, निकल रहे होते हैं। वो एक औरत है, वो उस बॉडी से निकलते कहने लग जाती है इस बेवकूफ की इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जिया गुस्से में उस डीमन को गाली देने लग जाती है। अब हमें उस सामंस के स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में आकर अपने हाथ में अपने हथियार को समन करने लग जाती है। वो कहने लग जाते हैं तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, अब मरो। ये कहते हुए अपने हथियार से जिया के ऊपर हमला करने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं उसका हेड कट के नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो चौंक जाती है। उसके हाथ में जो हथियार होता है वो भी दूर चला जाता है घूमते हुए और नीचे गिर जाता है और साथ में उसका हाथ भी। अपने हाथ को कटता हुआ देखने के बाद तो शॉक रह जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर यंगजिन खड़ा हुआ होता है, उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, उसी ने हमला किया था और उसके पीछे एक ड्रैगन फॉर्म होता है एनर्जी से बना हुआ। वो धीरे से अपने आंखें खोलकर उसको देखने लग जाता है और यंगजिन भी घूरने लग जाता है उसको।